हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल पेपर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 24 फरवरी 2025 को मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पेपर का कोड याद कर लो, 801 एचएफ कोड का पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप अपना रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से देखकर लिख देंगे और यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल पेपर को तैयार कर लेंगे तो आप 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दें, निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। और दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी करना अनिवार्य रहेगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या है, 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। या तो आप नीले पेन से गोला का भरें या फिर आप काले पेन से गोला भरें, लेकिन शर्त ये है, पेन आपका कौन सा होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंडा के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना है। और ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार आपने गोला भर दिया, उसके बाद आपको उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, क्योंकि स्पष्ट मना किया गया है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, आप देख सकते हो। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा इसका भी विवरण दिया रहेगा। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 नंबर का है, इसका विवरण भी देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में जो प्रश्न आएंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और 24 फरवरी 2025 को मेरे प्यारे बच्चों, अब जनवरी माह चल ही रहा है और आप लोग ध्यान दें, 24 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है। यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। और एक प्रश्न से, इस मॉडल पेपर के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा, इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए, पहला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देना है, गोदान गबन, गोदान गबन और कौन सा, सेवा सदन। गोदान गबन, सेवा सदन, ये तीनों किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? तो ये तीनों जो हैं किस विधा की रचनाएं हैं? ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। यदि प्रश्न आता है गोदान की विधा क्या है,
उपन्यास है। गबन की विधा उपन्यास विधा की रचना है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो उत्तर होगा प्रेमचंद। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये तीनों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? ये भी आत्मकथा विधा पर ही आधारित रचना है। अब ये दोनों रचनाएं, इन दोनों रचनाओं के लेखक कौन हैं? तो उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं और दोनों आत्मकथा विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मैंने आपसे कहा था एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इनमें से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, धर्मवीर भारती। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। यदि प्रश्न आता है गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, उत्तर होगा धर्मवीर भारती। यदि प्रश्न आता है गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है, तो ये क्या है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से भी मैं आपके कई प्रश्न क्लियर कराऊंगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो सबसे पहले इसका उत्तर क्या होगा? अमृत राय। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो उत्तर क्या होगा? यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। तीन प्रश्न क्लियर हो गए यहाँ से। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। क्लियर? किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो यह है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। मेरे प्यारे बच्चों, यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम क्या है? मौलिक उपन्यास है। और मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं श्री निवास दास। श्री निवास दास जी हैं इस रचना के लेखक। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? श्री निवास दास। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न अगला है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं महाकवि भूषण। एक प्रश्न और आता है, रीतिकाल के, आप लोग ध्यान देना, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, वीर रस के कवि कौन है? तो उत्तर होगा महाकवि
भूषण। याद रख लेना आप लोग, दो तरीके का प्रश्न आ सकता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी की रचना है आंगन के पार द्वार। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। प्रश्न यदि आता है तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो अज्ञे जी ने किया। यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन कब हुआ, तो यहाँ पर उत्तर होगा 1943 ईस्वी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी का जो समय था, ये था प्रगतिवादी युग का समय। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र बंधुओं ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर नाना वाहन नाना देशा विहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, बिहसे। बिहसे का अर्थ क्या होता है? हंसना होता है। हंसना यानी हास्य रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है? हास्य रस है। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है यदि पूछ लिया जाए, तो उत्तर हो जाएगा जुगुप्सा। और यदि पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। याद कर लेना आप सभी लोग। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर याद कर लेना इन चीजों को, यहाँ से प्रश्न यदि आए तो आपका गलत ना होने पाए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है उपमा अलंकार, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। कितनी कितनी? 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर अनुकरण में अनुपसर्ग लगा है, अनुशासन में भी लगा हुआ है, अनुवाद में भी लगा है, अनुत्तीर्ण में क्या है? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? चलिए इसको मैं क्लियर करा दूं। अनुत्तीर्ण, आप सोचोगे कि यहाँ पर अनु तो लिखा है, लेकिन ये चीज नहीं है। यहाँ पर क्या है? अन है प्लस उत्तीर्ण है। अब ये हो गया क्या? अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। क्लियर हो गया। अब नीलकंठ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बी ए वाला ऑप्शन सही होगा, बी नहीं होगा। बहुब्रीहि समास है। आम शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आम शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? तो तस्मय शब्द में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? तो जो संदेह पूर्ण कथन होते हैं उनको कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह पद कहलाते हैं।
तो जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह पद क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा? क्या अभिकारी पद कहलाते हैं या प्रत्यय पद कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं या अपव्यय पद कहलाते हैं? तो यहाँ पर डी वाला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से अग्नि का पर्यायवाची क्या है, मतलब क्या नहीं है? तो अनल अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी है, ज्वालस भी है। अनिल किसका पर्यायवाची है? वायु का अर्थात पवन का पर्यायवाची है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, खंड बा के अंतर्गत आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न और ये आएंगे 50 नंबर के, यानी खंड बा जो है 50 अंकों पर निर्धारित रहेगा। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, जिसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। कोई एक गद्यांश, यहाँ पर 2 गद्यांश आए हैं, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला गद्यांश है, हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित हो रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन त्यक्तेन बुझिथा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है यह लिया गया है किस पाठ से? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है और ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न इस तरह का आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आपको करना है। अगला प्रश्न है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया? इस तरह का प्रश्न जो आएगा उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में भी गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, ये गद्यांश जो कि इस प्रकार से है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है पाठ। अब यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं। आपको मैंने बता दिया है किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको करना है। आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग, ये जो पद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है? सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक से लिया गया है और यह है सूरदास जी के द्वारा रचित। यहाँ पर इनका नाम भी लिखा है पद्यांश में। अब यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे कै नंबर? 6 नंबर। चलिए, अथवा में भी पद्यांश है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर का, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किस पाठ से है पद्यांश और उस पाठ के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ये जो है लिया गया है किस पाठ से? वाराणसी पाठ से। वाराणसी पाठ से गद्यांश में ही नाम लिखा है। अथवा में यहाँ पर है एक और गद्यांश, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। अगला प्रश्न इस तरह से आएगा। दिए गए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 होगा। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अब यहाँ पर अथवा में आप लोग ध्यान दें, पद्यांश है यहाँ पर एक और, ये भी इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना आप लोग। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा योजानात सह पंडिता। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया पद्यांश है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आपके जिले के लिए जो भी खंड काव्य निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है और 3 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आएगा 6 का। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश भारती, तीनों जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हैं 24 फरवरी के लिए। आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी लेखकों का जीवन परिचय। 5 नंबर का प्रश्न ये आएगा। अगला प्रश्न है 6 खा। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन कवियों का जीवन परिचय। 5 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको लिखना है। तो वीरः केन पूज्यते, यानी वीर की पूजा किसके द्वारा होती है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है। और रिपु केन वर्धते, यानी शत्रु कैसे बढ़ते हैं। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं 24 फरवरी 2025 के लिए। आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिसके लिए 7 नंबर निर्धारित हैं। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, और प्रदूषण की समस्या और समाधान, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, बेरोजगारी की समस्या,
वृक्षारोपण का महत्व। वैसे तो 4 ही आएंगे, लेकिन इन सभी विषयों पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। बिल्कुल 100% की गारंटी है, यहाँ से निबंध जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा और यहाँ से 65 प्लस आप कर सकते हैं इस मॉडल पेपर के द्वारा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 बोर्ड यानी 24 फरवरी के लिए आपकी धुआंधार तैयारी चल रही है इस चैनल पर कई मॉडल पेपर के द्वारा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।